हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हितेश और स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं स्पेशल एजुकेशन के इतिहास के बारे में। स्पेशल एजुकेशन की ये पहली क्लास है, तो हम स्टार्टिंग से ही शुरू करेंगे। तो सबसे पहले आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं स्पेशल एजुकेशन की शुरुआत कहाँ से हुई, इसके पीछे क्या इतिहास है। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। पहले लोगों में विकलांगता के संबंध में बिल्कुल नकारात्मक दृष्टिकोण रहा, परंतु आज समाज में विकलांगों की जो इज्जत है वह समयानुसार लोगों के दृष्टिकोण, व्यवहार, रुचि एवं आवश्यकताओं के बदलाव के परिणाम स्वरूप ही हुआ। दोस्तों, जैसे कि आपको पता होगा, समाज में पहले जो मानसिक मंद या फिर किसी प्रकार की डिसेबिलिटी के लोग होते थे, उनको पागल या फिर न जाने तरह तरह के नामों से पुकारा जाता था। उनको समाज से बाहर कर दिया जाता था। उनके बारे में किसी को भी ज्ञान नहीं था, कोई भी उनके ऊपर ध्यान नहीं देता था। धीरे धीरे बदलाव हुए और इसके लिए कुछ सामाजिक संगठनों, अभिभावकों एवं सरकारी तंत्रों की भूमिका महत्वपूर्ण मानी जाती है। जो अभी इंक्लूजन चल रहा है आज के टाइम में, ये डायरेक्ट से नहीं आया है। इसके पीछे बहुत लंबी कहानी है, बहुत लंबे अथक प्रयास हैं लोगों के, सरकारी जो एजेंसीज हैं उनके, अभिभावकों के। उनके तहत अभी जो इंक्लूजन आप देख रहे हैं, जो अभी गवर्नमेंट की तरफ से इनिशिएटिव लिया जा रहा है इंक्लूसिव क्लासरूम्स का, बच्चों के इंक्लूजन का, तो वो इसी के तहत किया जा रहा है। तो इसको अगर हम अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में देखें तो पहले के समय में दोषपूर्ण जो बच्चे होते थे, जो भी अगर किसी बच्चे में डिफॉर्मेलिटी होती थी तो उनको मार दिया जाता था। अगर हम बात करें दोस्तों 12वीं शताब्दी की, तो सबसे पहले 12वीं शताब्दी में इंग्लैंड के राजा हेनरी द्वितीय ने इसके लिए अलग कानून बनाया था तथा समाज से अलग रखने का प्रावधान किया था। जो सबसे पहले इंग्लैंड के राजा हेनरी द्वितीय ने जो भी किसी प्रकार के अगर किसी बच्चे में दोष है या डिफॉर्मेलिटी है, तो उन बच्चों को या ऐसे लोगों को समाज से अलग रहने का प्रावधान बनाया था। उसके बाद अगर बात करें 16वीं शताब्दी की, तो 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में पोप ग्रेगर ने अपने धर्मोपदेश के द्वारा अपने धर्म अनुयायियों को विकलांगों की सेवा करने का उपदेश दिया। यही वह समय था जब ग्रीस में इन्हें इडियट के नाम से पुकारा जाता था। जैसा कि दोस्तों आजकल आम बोलचाल में इडियट शब्द का प्रयोग करते हैं, पहले इडियट इन 16वीं शताब्दी में जो है इडियट जो भी पागल या फिर जिनको समाज में कम दिमाग वाला, पागल या जो भी नाम से पुकारते हैं, ऐसे जो दोषपूर्ण व्यक्ति होते थे उनको इडियट कहकर बुलाया जाता था। अगर बात करें दोस्तों मध्यकालीन इतिहास की, तो मध्यकालीन इतिहास में इन्हें बुरी आत्मा का प्रकोप इत्यादि कहकर बाहर कर दिया जाता था। इन ऐसे जो भी कोई दोषपूर्ण व्यक्ति होता था, बच्चे पैदा होते थे, उनको बुरी आत्मा का प्रकोप है, किसी का आत्मा का साया है, इस प्रकार से कह के उनको समाज से अलग कर दिया जाता था। ईसाई धर्म अनुयायियों के ने इनकी सेवा हेतु अनाथालयों की व्यवस्था की। इसके तहत लोगों का दृष्टिकोण बहुत परिवर्तित हुआ। तो मध्यकालीन इतिहास में दोस्तों जो ईसाई धर्म के अनुयायी थे, उन्होंने इस प्रकार के लोगों के लिए अनाथालयों की व्यवस्था की ताकि जो भी इस प्रकार के लोग हैं वो वहाँ पे रह सकें। तो इस चीज़ से भी जो अपने समाज का दृष्टिकोण है, एटीट्यूड है, उसमें बहुत चेंज आया और जो उनकी एक सोच थी उसमें धीरे धीरे परिवर्तन होने लगा। बात करते हैं 17वीं शताब्दी की, तो 17वीं शताब्दी में रेने स्कॉट ने इनके लिए इनके सीखने की बात कही। इसी समय बहरे व्यक्ति के शिक्षण प्रशिक्षण के लिए पेडो पोस्ट डी लियान ने पढ़ाई लिखाई एवं शिक्षण का कार्य प्रारंभ किया। दोस्तों सबसे पहले 17वीं शताब्दी में रेने स्कॉट नाम के व्यक्ति ने ये कहा कि जो इस प्रकार के दोषपूर्ण बच्चे होते हैं वो भी सीख सकते हैं। और इसी समय में जो बहरे
व्यक्ति होते हैं उनको सिखाने की, अलग तरीके से सिखाने के लिए प्रशिक्षण की भी व्यवस्था की गई। बात करते हैं 18वीं शताब्दी की। तो 18वीं शताब्दी के अंत में रूसो लोग ने इनके लिए मानवीय इलाज का प्रारंभ किया। जो रूसो लोक नाम का जो व्यक्ति था उसने 18वीं शताब्दी के अंत में इन जो दोषपूर्ण बच्चे होते हैं उनके इलाज के लिए नया कार्य या इलाज उनका प्रारंभ किया। आगे देखते हैं दोस्तों, वर्तमान काल की अगर बात करें तो विकलांगों के प्रशिक्षण के लिए जो मार्क इटार्ड है उनको सराहना दी जाती है। तो इनके पीछे भी एक स्टोरी है जो हम स्पेशल एजुकेशन में पढ़ते हैं, जो इस प्रकार है कि मार्क इटार्ड है वो पेरिस के निकट अवेचन जंगल में रहते थे और वहाँ पे उनको एक 11 वर्ष का बालक मिला जो बोल नहीं पाता था, लोगों को चोटिल करता था। उसकी जो प्रवृत्ति थी, मतलब वो जो जैसे रहता था, जैसे जंगल में जानवर रहते हैं, पशु रहते हैं, वह बच्चा उनकी भांति रहता था। उसके शरीर पर खरोंच के भी निशान थे, या क्योंकि वो बच्चा जंगल में रहता था, पशु पक्षियों के जैसे रहता था, उसको बाहरी दुनिया का कोई ज्ञान नहीं था, तो उसका जो रहन सहन था उसी प्रकार का था। फिर जो मार्क इटार्ड थे उसे पेरिस लेकर आए, उसे खाना खाना, कपड़े पहनना, पानी पीना और धीरे धीरे पढ़ना लिखना सिखाया। और उन बच्चों को सिखाने में बहुत ज़्यादा सफलता नहीं मिली। जो इस प्रकार के धीरे धीरे उन्होंने बच्चों को सिखाना शुरू किया था, ज़्यादा सफलता नहीं मिली, परंतु इससे पेरिस में के जो श्रवण दोष, दृष्टि दोष या फिर मानसिक पिछड़ों के लिए जो शिक्षा का प्रादुर्भाव हुआ। मतलब ये है कि दोस्तों, जब मार्क इटार्ड ने इसे शुरू किया तो इसी के साथ साथ जो पेरिस था उसके अंदर जो भी ब्लाइंड बच्चे थे, सुन नहीं पाते थे या फिर मानसिक मंद थे, उनके लिए धीरे धीरे शिक्षा का, प्रशिक्षण का प्रावधान शुरू हुआ धीरे धीरे। इसके साथ साथ उनकी शिक्षा में व्यक्तिगत शिक्षण तथा शिक्षक एवं अभ्यर्थी के बीच संबंध इत्यादि को मान्यता मिली। जो आज के टाइम में हम व्यक्तिगत शिक्षण जो आईपी बनाते हैं वो कहीं ना कहीं वहीं से शुरुआत हुई है। इंडिविजुअल जो एजुकेशनल प्लान बनाते हैं उसकी भी शुरुआत वहीं से हुई है। तो 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में मानसिक मंदितों की शिक्षा हेतु प्रचलित पुस्तक आइडियोसी इट्स ट्रीटमेंट बाय साइकोलॉजिकल मेथड नामक पुस्तक की रचना 1866 में हुई। जो ये बुक है इसकी रचना 1866 में गई। और सैगविन तथा मार्क इटार्ड को कार्यों ने मैडम जो मोंटेसरी थी ने विशेष तौर पर विशेष शिक्षा योग्य अपंग बच्चों पर कार्य किया। जो ये नाम है आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर, सैगविन, मार्क इटार्ड, मैडम मोंटेसरी, इन सभी का योगदान है विशेष शिक्षा में बहुत ज़्यादा। इस समय जो ये 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में अपंग जो थे वहाँ उनके लिए फ्रांस, इंग्लैंड, जर्मनी, स्कॉटलैंड तथा यूरोप में व्यक्तिगत तौर पर इंडिविजुअल रूप से कार्यक्रम जो थे, जो हम आईपीज बनाते हैं या 1-to-1 जो सेशन थे, इस प्रकार के कार्य प्रारंभ हो चुके थे। इस दौरान प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका ने बुद्धि लब्धि की जांच की। दोस्तों, प्रथम जो विश्व युद्ध हुआ था उसी से आईक्यू टेस्टिंग अमेरिका ने शुरू की थी। और इस समय ग्रीस और रोम के विकलांग बच्चों को जीवित नहीं रखा जाता था। जो 19वीं शताब्दी का उत्तरार्ध था, अब तक भी जो ग्रीस और रोम जैसे देश थे वहाँ विकलांग बच्चों को जीवित नहीं रखा जाता था। उनका कारण ये था कि विकलांग युद्ध नहीं कर सकते थे और प्रथम विश्व युद्ध के दौरान उनका पालन पोषण काफ़ी समस्याएं थी। तो इस प्रकार से उनकी ये सोच थी, इसलिए ग्रीस और रोम जैसे देश थे उनमें विकलांगों को जीवित ही नहीं रखा जाता था। 1784 में विलियम टाइनिलिन ने पेरिस में दृष्टिहीनों के लिए प्रथम विद्यालय की स्थापना की। ये दोस्तों आप याद रख सकते हैं, 1784 में प्रथम
जो दृष्टिहीनों के लिए विद्यालय था उसकी स्थापना पेरिस में की गई थी। आगे देखते हैं दोस्तों, 1816 से 1863 में आवासीय रूप से विकलांगों के लिए आवासीय व्यवस्था होहान ग्रबिन ने की। इसके पश्चात काफ़ी सारे और धीरे धीरे अथक प्रयास हुए। मंदबुद्धि व्यक्तियों के लिए भी सरकारी एजेंसियां, जो अभिभावक या फिर स्वयं सेवक जो ग्रुप होते हैं, उन्होंने सोचा और काफ़ी प्रयासों के बाद मंदबुद्धिता के क्षेत्र में वैज्ञानिक अध्ययन हुए और AAMR की स्थापना हुई। AAMR का मतलब है दोस्तों अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ मेंटल रिटार्डेशन। ये सबसे पहली संस्था है जिसकी मानसिक मंदता के फील्ड में स्थापना की गई। 1870 में शिक्षा नीति, जिसे फार ईस्टिस एक्ट भी कहा जाता है, का निर्माण हुआ। इसके जो परिणाम स्वरूप विकलांग बच्चों की शिक्षा के प्रति रुचि न होना, विकलांगों का विद्यालय आने जाने में असुविधा तथा शिक्षा का खराब व्यवहार सामने आया। जो ये शिक्षा नीति बनी थी, इसमें पता चला कि जो विकलांग बच्चे होते हैं वो आ जा नहीं सकते हैं विद्यालय में। उनका व्यवहार जो है, बिहेवियर है, वो बाकी क्लास के बच्चों से अलग होता है और उनकी शिक्षा के प्रति रुचि भी कम होती है। 1880 में इन्हीं सब के परिणाम स्वरूप विभिन्न प्रकार के विकलांगों हेतु विशिष्ट कक्षा का प्रारंभ हुआ और इसका परिणाम अच्छा रहा। पहले दोस्तों इंक्लूजन से पहले आपको पता होगा एक इंटीग्रेटेड क्लासरूम बनाया जाता था, जिसको जो स्कूल के अंदर ही एक अलग से क्लासरूम होता था, जिसमें जितने भी अपंग और हम कह सकते हैं विकलांग बच्चे होते थे, उनके लिए वह कक्षा बनाई जाती थी जो बाकी बच्चों से उनको अलग रखती थी। तो इसकी शुरुआत 1880 में, ये भी एक उसी का मॉडल था जो 1880 में सामने आया। आगे देखते हैं दोस्तों, 1885 में रॉयल कमीशन बना, जिसमें दृष्टि जो अक्षम लोग होते हैं या जो मूक बधिर, जो गूंगे बहरे होते हैं, उनके लिए विभिन्न कार्यक्रम चलाए गए। इसी प्रकार 1889 में भी मूक बधिरों के लिए अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया। 1893 में विकलांगों को राष्ट्र की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रावधान किया गया। 1913 में MDB रॉयल कमीशन मेंटली डिफिशिएंसी बिल नाम से पारित किया गया। 1914 प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम स्वरूप अक्षम जो बच्चे थे उनकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण का कार्य भी शुरू किया गया। 1905 में एल्फ्रेड वीने तथा साइमन ने बुद्धि परीक्षण बनाया। दोस्तों ये क्वेश्चन आप हर परीक्षा की दृष्टि से याद रख सकते हैं। एल्फ्रेड वीने तथा साइमन ने बुद्धि परीक्षण बनाया था 1905 में। इस प्रकार से 19वीं शताब्दी में विकलांगों के लिए काफ़ी कार्य किए गए। 20वीं शताब्दी में मानसिक विकलांग बच्चे स्कूल नहीं जाते थे, इनके लिए विद्यालय की व्यवस्था की गई थी। दृष्टि दोष व्यक्तियों के लिए भी विद्यालय तथा आवासीय व्यवस्था की गई थी। 1950 में दोस्तों यूनेस्को ने सर्वप्रथम छपे पृष्ठों पर ब्रेल लिपि का होना बताया था। ये क्वेश्चन भी आप याद रख सकते हैं दोस्तों। सबसे पहले ब्रेल लिपि के बारे में किसने बताया था? तो 1950 में यूनेस्को ने सर्वप्रथम छपे हुए पृष्ठों पर ब्रेल लिपि बताया गया था। अमेरिका में विशेष समस्या वाले बच्चों के लिए विशेष राष्ट्र नीति बनी थी। 1959 में ब्रिटेन में मेंटल हेल्थ एक्ट बनाकर विकलांगों की सुरक्षा पर जोर दिया गया। दोस्तों आप देख रहे हो जैसे जैसे समय आगे आता गया, जैसे जैसे परिवर्तन होते गए, विकलांगों के ऊपर भी हर देश ने ध्यान देना शुरू कर दिया। उनके शिक्षण प्रशिक्षण पर हर सरकार, जो हर देश की शासन है, वो ध्यान देने लगा और इनके ऊपर कार्य करने लगा। 19वीं शताब्दी के अंत तक विशेष विद्यालयों की परंपरा चल रही थी। अभी जो हम स्पेशल स्कूल देखते हैं वो 19वीं शताब्दी में प्रारंभ हुए थे। 20वीं शताब्दी में प्रारंभ में अमेरिका में सांकेतिक शिक्षा का प्रयोग प्रारंभ हुआ। जो 20वीं शताब्दी में साइन लैंग्वेज का अमेरिका में सबसे पहले यूज किया गया।
आगे देखते हैं दोस्तों, 1960-70 के दशक में इसे विशिष्ट कक्षाओं का युग कहा जाता है। इस प्रकार 20वीं शताब्दी में विकलांगों को स्वीकारने के लिए व्यक्तियों के दृष्टिकोण में सकारात्मक परिवर्तन हुआ। 1960-70 के दशक में जो विशिष्ट कक्षाओं का युग कहा जाता है, इसी के साथ जो लोगों का देखने का नज़रिया था विकलांग लोगों की तरफ, विकलांग लोगों को पहले जो समाज से बाहर निकाल दिया जाता था, उनको अब पागल या मूर्ख, इडियट जो भी कहा जाता था, उनके साथ समाज का जो रवैया था वो धीरे धीरे बदलने लगा था। उनके माइंडसेट में धीरे धीरे सकारात्मक परिवर्तन आने लगे थे। 1951 में दोस्तों दृष्टि अक्षमता के क्षेत्र में राष्ट्र संघ की स्थापना मुंबई में की गई थी। तो ये भी एक क्वेश्चन अगर आप चाहें तो याद रख सकते हैं। सबसे पहले जो दृष्टि अक्षम हैं, जो ब्लाइंड होते हैं, उनके लिए राष्ट्र संघ की स्थापना कहाँ की गई थी, तो भारत में मुंबई में की गई थी। और 1960 में दृष्टि अक्षम व्यक्तियों के लिए ग्रामीण एवं कृषि के लिए केंद्रों की स्थापना की गई थी। यह प्रशिक्षण केंद्र टाटा एग्रीकल्चर रूबिक ट्रेनिंग सेंटर के नाम से जाना जाता था। यह विद्यालय दृष्टि अक्षम व्यक्तियों के लिए है, जो भुवनेश्वर में स्थित है। सहादरा नई दिल्ली में अंध विद्यालय की स्थापना 1963 में की गई। जो आज के टाइम में भी सहादरा में अंध विद्यालय है, उसकी स्थापना दोस्तों 1963 में की गई थी। और जो ब्लाइंड व्यक्ति हैं उनके लिए प्रशिक्षण के लिए टाटा एग्रीकल्चर रूबिक ट्रेनिंग सेंटर जो है वो भुवनेश्वर में स्थित है। चलिए आगे देखते हैं। 1963 में द फेडरेशन फॉर द वेलफेयर ऑफ मेंटली रिटार्डेड FWMR की स्थापना 1965 में की गई। इसका उद्देश्य जो था वो मंदबुद्धि व्यक्तियों की विभिन्न प्रकार की सेवा करने के लिए संसाधन जुटाना तथा दृष्टि अक्षमों को राष्ट्र की मुख्य धारा से जोड़ना। दोस्तों 1965 में ये FWMR की स्थापना की गई, जिसका उद्देश्य ये था कि जो मंदबुद्धि व्यक्ति होते हैं उनकी आजीवन सेवा करना, और जो ब्लाइंड व्यक्ति होते हैं उनको किसी भी तरह से टूल, टेक्निक्स और अडेप्टिव डिवाइसेज या अन्य तकनीक लगाकर जो समाज है उसकी मुख्य धारा में कैसे जोड़ा जाए। 1970 में की जो प्रमुख उपलब्धियां हैं उनमें है एक PL 93-112, ये एक एक्ट है दोस्तों, इसमें संशोधन हुआ और एजुकेशन फॉर ऑल हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन एक्ट पास हुआ। ये जो एक्ट है दोस्तों इसको भी आप याद रख सकते हैं। PL 93-112 एक्ट है, इसके तहत एजुकेशन फॉर ऑल हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन एक्ट पास हुआ। इंडिविजुअल विद डिसेबिलिटी एक्ट 1996 IDA कहा जाता है, जिसे वो PL 94-142 का स्थान लिया। इस जो एक्ट है PL 94-142, इसके तहत इंडिविजुअल विद डिसेबिलिटी एक्ट पारित हुआ। नए कानून जो ये बने थे इनमें काफ़ी कुछ बातें थी जिसके तहत व्यक्ति को महत्व देने की उसकी अक्षमता को। इसका मतलब ये है कि कोई व्यक्ति, क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंसेज होते हैं सभी व्यक्तियों में, कोई डिसेबल है, कोई कैसा है, तो व्यक्ति को महत्व देना चाहिए, ना कि उसकी अक्षमता या डिसेबिलिटी को। और प्रत्येक बड़े बच्चे जो 14 से 16 वर्ष के हैं के लिए व्यवसाय से पहले IEP बनाना चाहिए। और अतिरिक्त श्रेणियां जैसे ऑटिज्म, ट्राइमेटिक, ब्रेन इंजरी को भी इसमें जो ये एक्ट था इसके अंदर वो शामिल किया गया। अगला है अमेरिकन एसोसिएशन डिसेबिलिटी एक्ट 1990 में ने अक्षम व्यक्तियों के नागरिक अधिकार संबंधी कानूनों पर ध्यान केंद्रित किया। जो अमेरिकन एसोसिएशन डिसेबिलिटी एक्ट है, इसके तहत जो अक्षम व्यक्ति थे उनके जो अधिकार थे उनके ऊपर भी ध्यान दिया गया, ताकि उनके साथ कोई भेदभाव न करे, उनके अधिकारों का हनन ना हो। दोस्तों उसी समय में के आसपास पेरिस में 1975 ईस्वी में सबसे पहले पब्लिक स्कूल की स्थापना की गई, जिसमें साइन लैंग्वेज का प्रयोग किया गया। 1977 में लुइस बेली मेमोरियल अनुसंधान केंद्र की जांच की गई। इसको भी आप याद रख सकते हैं। लुइस बेली
मेमोरियल अनुसंधान केंद्र की जांच 1977 में की गई। 1984 में भारत सरकार ने मंदबुद्धि बच्चों के लिए शिक्षण प्रशिक्षण हेतु शिक्षण सामग्री तथा संसाधन जुटाने के लिए NIMH की स्थापना की, जिसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटली हैंडीकैप्ड कहा जाता था। उसका आज नाम बदलकर निपिट कर दिया गया है। तो कार्यक्रम की जो गुणवत्ता है उसको नियंत्रण रखने एवं अन्य संगठनों के नियंत्रण के लिए भारत सरकार ने भी 1985 में RCI का गठन किया गया, जो रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया भारतीय पुनर्वास परिषद है, उसका 1985 में गठन किया गया था, ताकि जो भी इन बच्चों के लिए शिक्षण प्रशिक्षण का कार्य करते हैं उनकी गुणवत्ता की जांच हो सके और उनके ऊपर कंट्रोल रख सके। कुछ समय पश्चात 1997 में राष्ट्रीय प्रतिदर्श संगठन सर्वेक्षण द्वारा यह स्पष्ट हुआ कि लगभग 1 लाख विकलांग गामक अक्षमता के दौर से गुजर रहे हैं। अतः स्पष्ट है कि MR बच्चों की सेवा के क्षेत्र में लगातार वृद्धि हो रही है। दोस्तों, आज के समय में जो आधुनिक युग है, आपको पता है इंक्लूजन की बात कही जा रही है। जो भी ब्लाइंड बच्चे हैं, जो MR बच्चे हैं या किसी भी डिसेबिलिटी के बच्चे हैं, उनके लिए प्रत्येक शहर में प्रत्येक जगह कोई न कोई स्पेशल स्कूल उपलब्ध है। प्रत्येक गवर्नमेंट स्कूल में इंक्लूजन के लिए स्पेशल एजुकेटर्स नियुक्त किए जाने की बात कही जा रही है। और भी जो RPWD एक्ट आया था, जो और नई शिक्षा नीति जो आई है, सभी के तहत जो भी विकलांग बच्चे हैं, स्पेशल एजुकेशन हम जिसे कह सकते हैं, स्पेशल एजुकेशन के अंतर्गत सभी बातें आती हैं, उसको प्रमोट करने के ऊपर बल दिया जा रहा है। और उम्मीद तो हमें यही है कि ये जो स्पेशल एजुकेशन है और इस प्रकार के जो बच्चे हैं, इनका भविष्य आने वाले भविष्य में बहुत अच्छा रिजल्ट होने वाला है। इनके ऊपर भी ध्यान दिया जाएगा, इनके शिक्षण प्रशिक्षण के ऊपर अच्छे से ध्यान दिया जाएगा और इनको भी समाज की मुख्य धारा में जोड़ने का भरपूर प्रयास किया जाएगा। दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। उम्मीद करता हूँ आज का ये स्पेशल एजुकेशन का इतिहास का जो चैप्टर था आपको समझ में आया होगा। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। और साथ में जो बेल आइकन है उसको भी दबा दीजिए, ताकि आपको आने वाली नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। दोस्तों, वीडियो के अंत में सिर्फ इतना कहूँगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, क्योंकि आजकल भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में आपकी खुशियाँ मायने रखती हैं। इस मितेश साइनिंग ऑफ। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।